सर्वप्रथम मैं अपने सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। बहुत दिनों से यह इच्छा हो रही थी कि मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी पर एक वीडियो बना पाऊँ, पर उसका क्या शीर्षक दूँ, उनमें किन बातों को रखूँ, इस अंतर्द्वंद से कई सालों से रहा हूँ। वैसे मैं नोटबंदी, आधार कार्ड को प्रत्येक चीज़ से जोड़ने, उसे अनिवार्य बनाने, GST, CAA और NRC, अनावश्यक जमीन अधिग्रहण, मेक इन इंडिया, बैंकों का विलय कर कई बैंकों का अस्तित्व ही समाप्त करना जैसे मुद्दों का समर्थक नहीं रहा हूँ। अगर मैं इन बातों का ही समावेश करता तो यह वीडियो नकारात्मकता लिए हो जाती, और नकारात्मक विचार के प्रसार वाला वीडियो बनाना मैं नहीं चाहता था। इसी अंतर्द्वंद में कुछ वर्ष बीत गए। अब माननीय नमो के द्वितीय कार्यकाल के सिर्फ 2 वर्ष बचे हैं। तभी अचानक दिनांक 31 जनवरी 2022 को स्वप्न में माननीय नमो का दर्शन हुआ। अंदाज़ा करता हूँ कि स्वप्न में 5 से 10 सेकंड बातचीत हुई होगी। इसमें उन्होंने अपने मजबूरी के बारे में बतलाया। असहमति के बिंदुओं पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में थोड़ा बहुत उसे एक जेंटिल टच अर्थात कोमल स्पर्श देने का कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि असहमति के बिंदुओं पर भी अलग से वीडियो बनाऊं। आज का यह वीडियो इस विचार पर आधारित है कि माननीय नमो अर्थात नरेंद्र मोदी मुझे क्यों ईश्वर जैसे, भगवान जैसे लगते हैं। तुलसीदास ने कहा है, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार और जगत को मैं सीताराम मैं जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अब पर कितने दुख की बात है कि उस रामलला का मंदिर उनके जन्मस्थली और गर्भगृह में नहीं बन पाया था। प्रातः स्मरणीय संत परम पूज्य श्री श्री 108 देवराहा बाबा के अनुसार प्यारे आत्मा इंदिरा गांधी और प्यारे आत्मा राजीव गांधी ने जरूर इसके लिए कोशिश की थी, पर वे सफल नहीं हो पाए थे। पर माननीय और आदरणीय नमो ने भगवान के कृपा से इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। दूसरा कार्य जो उनके द्वारा हुआ है वो है धारा 370 को हटाना। महान देवभूमि कश्मीर से धारा 370 को हटाना, यह वही कश्मीर है जहां 3 लाख कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, उनके महिलाओं के साथ रेप किया गया, उन्हें वहां से विस्थापित होना पड़ा। धर्म के आधार पर कम संख्या वाले सनातन धर्मियों का संहार किया जाता रहा था। आतंकवादियों, अराजकतावादियों और देश विरोधियों, मानव विरोधियों को पोषण करने वाली धारा 370 के कारण कश्मीर नासूर बन गया था। स्थितियों और परिस्थितियों के मद्देनज़र इस मानवता विरोधी धारा को हटा पाना असंभव हो गया था, पर ईश्वर ने इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय नमो को चुना। अब आते हैं EWS के लिए आरक्षण की बात है। समय के चक्र में अत्यंत दयनीय स्थिति को प्राप्त हुए सवर्णों के लिए EWS लागू किया गया। तीन तलाक की समाप्ति। 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम भाई बहनों के यहाँ हो रहे घोर उत्पीड़न और मानवाधिकार विरोधी कार्य को समाप्त करने के लिए पहल की गई। नए कृषि कानून। कृषि के संबंध में नमो का विचार रहा है कि किसान अपने ज़मीन को 3 भागों में बांट एक भाग में इमारती लकड़ी, दूसरे भाग में पशु चारा और तीसरे भाग में अनाज उगाए। अभी क्या हो रहा है कि किसान ज़मीन के साथ ज़बरदस्ती करके यूरिया और कीटनाशक से ज़मीन को दूषित करके उन्हें बंजर कर रहे हैं, और गेहूं खाद उपजाकर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि सरकार इसे खरीद दे। अब सरकार के भंडार गृह में इतना जगह भी नहीं कि सरकार वहां इन अनाजों को रख सके। दूसरी ओर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इससे देश को बचाने के लिए ज़रूरी था कि किसानों की आमदनी बढ़े, देश का ज़मीन बर्बाद होने से बचे, और ज़रूरत पड़ने पर किसानों को सूदखोर महाजनों के चुंगल से बचाया जाए। इस दिशा में सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। नए कृषि कानून बनाए गए, पर इन प्रयासों में किसान नेताओं को सम्मिलित नहीं किया गया, न ही उनसे सलाह लिया गया, न ही उन्हें इनकी जिम्मेदारी दी गई। उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि किसानों की स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए।
अतः इस नए कृषि कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा। अगर नमो के कार्य से किसानों का कायाकल्प हो पाता तो यह उन्हें स्वर्ग जैसा दिखने में एक अन्य आयाम जोड़ पाता। गौ रक्षा के लिए प्रभावी कदम। रामचरितमानस के अनुसार भगवान गौ और द्विज अर्थात विद्वान के हित के लिए अवतार लेते हैं। भारतीय संविधान में भी गौ हत्या को बंद करने हेतु बात उठाई गई है। यहाँ हम देखते हैं कि इनके अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वहाँ गौ हत्या पर बहुत हद तक रोक लगाई। पर सरकार द्वारा एक गलती। मध्य प्रदेश के तत्कालीन कमलनाथ सरकार जो गौ सेवा और गौ संरक्षण के लिए कार्य कर रही थी और बहुमत की सरकार थी, को राजनीतिक रूप से जोड़ तोड़ कर नहीं गिराना चाहिए था। नमो जैसे ईश्वरीय छवि के व्यक्ति के लिए एक तुच्छ राजनीतिक हित के लिए यह सब करना मुझे अच्छा नहीं लगा था। अब आते हैं दलितों को पांव पखाड़ने पर। जैसे राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे और केवट से मित्रता की थी और अन्य सामान्य जनों के प्रति भी सम्मान प्रदर्शन किया था, उसी से प्रेरणा लेकर माननीय नमो ने उचित अवसर पर दलितों का स्वयं अपने हाथों से पांव पखाड़ा था। उसके बाद आते हैं झाड़ू उठाकर सर्व स्वच्छता अभियान का आरंभ करना। पूरे देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान का भी श्री गणेश किया। जिस दिन मोदी को यह भान हो जाएगा कि प्रत्येक गांव और शहरों में लाखों सार्वजनिक शौचालय, स्नान घर, महिला के लिए शौचालय की आवश्यकता है और इसके द्वारा लाखों लोगों को नौकरी दिया जा सकता है, तो गांव-गांव और शहर-शहर में सार्वजनिक शौचालय का जाल बिछ जाएगा। अब आते हैं मेक इन इंडिया बनाम मेक फॉर इंडिया। माननीय नमो मेक इन इंडिया के हिमायती रहे हैं और आदरणीय विद्वान तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन मेक फॉर इंडिया के। मुझे यहाँ रघुराम राजन का विचार ज़्यादा प्रासंगिक लगा। सनातन धर्म के विचार के अनुसार पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। तो मेरे विचार में भारत में ही भारत के निर्माण की बात से ज़्यादा व्यापक और प्रासंगिक है दुनिया में कहीं भी रहकर भारत का निर्माण करना। यहाँ मोदी को रघुराम राजन की बात समझनी चाहिए थी। अब आते हैं CAA और NRC पर। भारतीय परंपरा रही है कि दुनिया भर से आए लोगों का भारत ने स्वागत किया है। CAA और NRC के प्रावधान इसे ठीक ठाक पूरा होने में थोड़ी दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं। सनातन धर्म की भी परंपरा रही है कि उसने सबका स्वागत किया है, सबको संरक्षण दिया है। अतः सरकार को इसमें ऐसे प्रावधान जोड़ना चाहिए कि अतिथि देवो भव को साकार किया जा सके और व्यर्थ के विवाद से बचा जा सके। अब आते हैं बैंकों के विलय पर। बैंक में हो रहे स्वच्छाचारिता, बढ़ते NPA को ठीक करने के लिए नमो का यह सोच रहा है कि बैंकों को मजबूत किया जा सके और सरकार ने बैंकों के सशक्तिकरण को लेकर कई बैंकों को आपस में मिलाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या को घटा दिया। लेकिन इस प्रकार कई बैंकों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। सरकार को इससे बचना चाहिए था। बैंकों के अस्तित्व को ही खत्म करने के बजाय सरकार को इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए थी। जिस दिन माननीय और आदरणीय मोदी जी को यह एहसास हो जाएगा कि गांव-गांव में बैंक खुल जाने से किसानों, व्यापारियों, बेरोजगार युवकों का बहुत हित होगा तथा लाखों बेरोजगार युवकों को बैंक में नौकरी मिल सकेगी, उस दिन भारत के प्रत्येक गांव में बैंक खुल जाए सकेगा और भाजपा की भी स्थिति देश के साथ सुदृढ़ हो सकेगी। ऐसा समझ आ जाए कि भाजपा की स्थिति देश में सुदृढ़ हो सकेगी। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है 2 करोड़ सरकारी नौकरी की। तो भाजपा पर यह कलंक रहा है कि उसके सत्ता में आते ही सरकारी नौकरी खत्म कर दी जाती रही है। वाजपेयी सरकार की स्थिति सरकारी नौकरी देने में 0 सन्नाटा की थी। नमो के सरकार में ऐसी स्थिति तो नहीं है, पर मनमोहन सिंह के सरकार से तुलना करें तो सरकारी नौकरी देने के मामले में यह सरकार उससे बहुत पीछे है। ऐसा नहीं है कि मोदी को सरकारी नौकरी की लोकप्रियता का अंदाज़ा नहीं है, तभी तो उन्होंने 2014 के चुनाव में 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। अपने बचे 2 साल में अगर नमो 2 करोड़ सरकारी नौकरी
दे पाते तो यह उनके ईश्वरीय छवि का जोरदार समर्थन करेगा, और अगर 2 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दे पाए तो उनके ईश्वरीय छवि को मेरे समझ से जोरदार धक्का लग सकता है। मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव में वापसी के बाद जब उन्हें लगा कि बिना नौकरी दिए भी वह सत्ता में आ सकते हैं, तो उन्होंने इस नीति को हाशिए पर डाल दिया। पर 2019 के इलेक्शन के पहले बहुत सारे मोदी समर्थक और मोदी भक्त को उम्मीद थी कि 2019 के चुनाव के दौरान 2019 के चुनाव के द्वारा वापसी के बाद मोदी अपना 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा निभाएंगे। जीएसटी जैसे कानूनों से बिजनेसमैनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, व्यापारियों को बहुत दिक्कत हुई है। वैसे तो इस कानून को बनाया गया था कि सरकार को समुचित मात्रा में टैक्स प्राप्त हो सके, और जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स सरकार का जो टैक्स का जो चोरी करते हैं वो इससे प्रभावित हों और सरकार उनसे टैक्स ले सके। पर कई बार जो टैक्स पेयर थे उनको बहुत परेशानी हुई। तो मेरा मानना है कि व्यापारियों को जो इनसे कष्ट हुआ है उस कष्ट से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। इस जीएसटी कानून को टैक्स पेयर्स फ्रेंडली बनाना चाहिए, या फिर ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि जिससे हर एक आदमी टैक्स भी दे सके और उसे परेशानी भी न हो। वैसे ऑन द रिकॉर्ड है कि दुनिया भर में जीएसटी इतना अलोकप्रिय रहा है कि इसे लागू करने वाले अन्य देशों की बात कर रहे हैं, इसे लागू करने वाले अधिकांश सरकार की वापसी नहीं हो सकी दुनिया में। यह तो मोदी की ईश्वरीय छवि ही है कि उनकी सरकार की वापसी हो सकी जीएसटी लागू करने के बाद भी। तो जीएसटी पर मोदी ने बहुत जोर दिया, और इसके जो अवगुण हैं, इसके जो इनकी जो त्रुटियां हैं उसको सरकार ने बहुत हद तक कम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। अब जीएसटी के कमेटी की बैठक के माध्यम से मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि इन विसंगतियों को से देश को बचाए, और व्यापारियों को जो दिक्कत हो रही है और उनका जो बिजनेस प्रभावित हो रहा है उससे देश को बचाए। अब व्यापारी अगर तनाव में रहेंगे, टैक्स पे करने ही के मामले में अगर वो शोषित होते रहेंगे तो फिर वो बिजनेस कैसे कर पाएंगे। बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं उनके पास तो संसाधन है, ढांचा है, उनको परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं उनके लिए ये बहुत कठिनाई का सबब बन गया है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करे ताकि उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब आते हैं परिवहन के मामले में। परिवहन के मामले में क्या हुआ, मोदी सरकार ने कभी नारा दिया था कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज में। अब हवाई चप्पल से हवाई जहाज में करने के लिए तो जो आधारभूत ढांचा चाहिए वो तो सरकार नहीं बना सकी। अब बिना आधारभूत ढांचा के ये सब कैसे हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि सरकार अगर चाह रही है कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज में लोग यात्रा कर सके तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मोदी की संवेदनशीलता को बताता है कि आम आदमी के प्रति उनका क्या भाव है। उनका मानना है कि इसको इतना आसान बना दिया जाए, इतना सस्ता बना दिया जाए कि आम आदमी भी हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में उड़ सके, जैसे लोग बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में।
लेकिन इसके लिए एयर कनेक्टिविटी देना होगा। उड़ान भरने वाले जो हवाई अड्डा है उसका निर्माण करना होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और नौकरी भी क्रिएट होगी। लेकिन दुर्भाग्य से मोदी ने इसके लिए बहुत अच्छा काम नहीं किया है। जितना बजट में अहमदाबाद से बम्बई के बीच में बुलेट ट्रेन बनेगा, उससे कम बजट में पूरे देश के लिए एयर कनेक्टिविटी स्थापित की जा सकती है। देश के लगभग 600 जिलों में आप एयर कनेक्टिविटी उससे कम खर्चा में दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि बुलेट ट्रेन जिसमें ज़मीन भी इतना जाएगा, इतना खर्चा भी लगेगा और देश पर इतना लोन भी बस बढ़ेगा, इसके बजाय सरकार को एयर कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा था कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ में लोग यात्रा कर सकेंगे। तो एक अच्छा सा विकल्प भी हो सकता है भारतीयों के लिए और सरकार की भी आमदनी बढ़ सकती है। अब टाटा के द्वारा जब इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया गया है तो सरकार का जो इतना घाटा हो रहा था, वो घाटा में भी बचत होगी। ये बहुत इस दिशा में सकारात्मक कदम है और सरकार ध्यान दे सकेगी कि देश में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसे संबंधित आधारभूत ढांचा का निर्माण कैसे किया जाए, इस पर सरकार को सोचने में मदद मिलेगी। अब आते हैं कि विसंगति और असहमति के कौन कौन से बिंदु हैं जिसमें जो मोदी के स्थापित ईश्वरीय छवि स्थापित होने में कैसे बंटाधार उत्पन्न करते हैं। देश में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या, न्यायालयों में लंबित मामलों की इतनी ज़्यादा संख्या, बढ़ते अपराध और कानून के शासन को स्थापित करने के लिए अपने इस कार्यकाल में मोदी कितना कार्य कर पाते हैं। अब इनके पास मात्र 2 वर्ष का समय बचा है। इस 2 वर्ष के समय में माननीय नमो के द्वारा इस दिशा में अगर काम किया जाता है, लोगों को नौकरी मिल सकती है और इतना जो न्यायालय पर बोझ है, इतने जो मामले लंबित हैं, इतना देरी से जो न्याय हो रहा है, इस दिशा में अगर कुछ किया जा सके तो मेरे इस विश्वास को बहुत बल मिलेगा कि नरेंद्र मोदी यह आदमी तो भगवान जैसा लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आदरणीय नमो ने कभी भी किसी जाति, संप्रदाय या धर्म के विरुद्ध टिप्पणी नहीं की। हमेशा से यह कहा है कि 125 करोड़ भारतीय उनका परिवार है और भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें चलना है। तो किसी भी धर्म के प्रति माननीय नमो के मन में अगर कोई पूर्वाग्रह या दुर्भावना होती तो क्या वे अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपया झोंकते? हजारों टन अनाज अफगानिस्तान भेजकर वहाँ के भूखे जनता को खिलाने का कार्य करते? यही कारण है कि नमो की स्वीकार्यता अरब व अन्य मुस्लिम देशों में भी काफ़ी रही है। वहाँ भी इन्हें सुनने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। वहाँ के भी निर्माण पर वहाँ भी काम करने के लिए वहाँ भी जब ये जाते हैं तो मुक्त कंठ से इनकी प्रशंसा की जाती है, इनका सम्मान किया जाता है। और यही नहीं, अरब देशों के साथ साथ मोदी के समय में इजराइल के साथ भी अच्छा संबंध स्थापित हुआ है। तो इन बातों को देख करके हम कह सकते हैं कि सर्वधर्म समभाव और उसके साथ साथ सभी धर्मों का आदर करते हुए, अगर इस मामले में सबका सम्मान करते हुए भी, हर एक धर्म और संप्रदाय के लिए समभाव रखते हुए भी भारत की संस्कृति को बचाने के लिए इतना कुछ कर पाना इनके ईश्वरीय छवि को ही स्थापित करता है। अब बताइए, ये मोदी की जो
सत्ता में मोदी का जो सत्ता में आना ही हुआ है वो इस बात को लेकर के हुआ कि देश में पूरा एक इस्लामीकरण की परिपाटी सी चल रही थी। जो कांग्रेस सरकार की जो बाद में सोच हो गई थी वो बात बात में सब चीज़ के लिए बहुसंख्यक समाज को दोषी ठहरा रही थी। इतना सरकारी नौकरी देने के बावजूद भी, इतना कल्याणकारी योजना सब बनाने के बावजूद भी मनमोहन सरकार क्यों सत्ता से गई? एक तो कारण ये था कि उस सरकार बहुत भ्रष्टाचार का शिकार हो गई थी, और दूसरा बहुसंख्यक जो आबादी है उसके हित को ध्यान में नहीं रख रही थी, और तीसरा ज़बरदस्ती, जब ये सेकुलर देश है तो इसमें तीव्र गति से इस्लामीकरण, हर एक क्षेत्र में इस्लामीकरण करने की कहाँ से आवश्यकता हो। अभी भी आप देखेंगे कि देश के कई भागों में जो सरकारी कार्यालय या सरकारी स्कूल है वो शुक्रवार को बंद रहता है, या फिर सच्चर कमेटी के का रिपोर्ट देख लीजिए, या फिर संसाधन पर मनमोहन सिंह के द्वारा अल्पसंख्यकों का पहला हित बताया जाना समझ लीजिए। तो ये सब चीज़ सब के कारण जो है मनमोहन सरकार गई। तो अब मेरा ये प्रयास है कि मोदी जी के बारे में कुछ सकारात्मक सा करने का, बताने का ये मेरा विचार है। आप इसे असहमत भी हो सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए।